हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं फिर लेके हाजिर हूँ आपके सामने टॉपिक नंबर 31 हमारा जो है कन्नौज ट्रिपार्टाइट का पार्ट 2। जो मेरा वादा था आपसे कि मैं कन्नौज ट्रिपार्टाइट का पार्ट 2 लेके आऊंगा, क्योंकि पार्ट 1 में उतनी सारी चीजें मैं आपको एलिबोरेट नहीं कर पाया था, तो पार्ट 2 लेके आया हूँ। इस पार्ट 2 में विशेष बातें क्या होगी और इस पार्ट 2 को जानने के बाद हम लोग की परिकल्पना क्या होगी, हम लोगों ने कुछ ऐसी चीजें समझी हैं इसमें कन्नौज ट्रिपार्टाइट में जिसके बारे में इतिहास में बहुत सारी ऐसे फैक्ट्स मौजूद हैं। उसमें से कुछ फैक्ट्स मैं निकाल के आपके सामने लेके आया हूं। यहां देखते हैं कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष। लेकिन इन त्रिकोणीय संघर्ष में जो तीन वंश जो थे, जो इस संघर्ष में गुज्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये तीन वंश जो है इसमें संघर्ष का हिस्सा रहे। बहुत ही लंबा ये संघर्ष चला था। मैंने पिछले पार्ट 1 में मैंने इसके बारे में चर्चा किया था आप लोगों से। लगभग 200 सालों तक ये संघर्ष चला था। लेकिन जब इस संघर्ष को विराम दिया गया, जब इस संघर्ष का खत्म हुआ, जब इस संघर्ष के बाद कौन सा वंश इसमें विजयी घोषित हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा। और इन तीनों वंशों की खासियत देख लेते हैं एक बार। इस सेगमेंट में मैं आपके सामने एक स्पेशल चीज लेके आया हूं, जिसमें यह है कि गुज्जर प्रतिहार वंश के लोग किस तरह के विद्वानों के संरक्षक थे, और ऐसे ही पाल वंश के जो राजा थे वो किस तरह से समाज में रहने वाले लोगों का संरक्षण करते थे। और थर्ड है ये राष्ट्रकूट वंश जो था, ये किस तरह के लोगों का संरक्षक अपने आप को मानते थे और संरक्षण देते थे। तो इस संरक्षण के एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर यहां ये सोचते हैं कि संरक्षण देने के दृष्टिकोण से अगर इन तीनों का आपस में कोई संघर्ष न हुआ होता, यहां लिखा है देखो, व्हाट इफ, यदि संघर्ष हुआ ही नहीं होता। अगर कन्नौज ट्रिपार्टाइट, सोच लीजिए कि उस समय 7th सेंचुरी के करीब में, उस समय जो है कन्नौज ट्रिपार्टाइट हुआ ही नहीं होता। यहां पर व्हाट इफ में मैंने आपके सामने 2 पॉइंट दिए, इसमें 3 सब पॉइंट्स है। खैर, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आप लोग थोड़ा सोचिए और बताइएगा कि अगर ये संघर्ष नहीं हुआ होता तो क्या फायदा हुआ होता और क्या नुकसान हुआ होता। यहां पर आपके सामने मैंने इस सेगमेंट में यहां पर लिखा हुआ है, 3 वंश थे। गुज्जर प्रतिहार पहले नंबर पे आते हैं। गुज्जर प्रतिहार वंश के जो भी राजा थे, जो भी इनके सम्राट लोग थे, जो भी चक्रवर्ती कहलाए, वो लोग संस्कृत के विद्वानों की, देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है, संस्कृत के विद्वानों के संरक्षक थे। संस्कृत के विद्वानों के संरक्षक ये लोग थे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब यहां से मैं जोड़ूंगा इधर की, अगर ये संघर्ष नहीं हुआ होता तो ये संरक्षण कितना ज्यादा कारगर साबित होता। उस समय भारत में ज्ञान का जो चरम था, उस चरम को और ज्यादा पराकाष्ठा तक पहुंचाने के लिए ये किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से सफल हुआ होता, मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन यहां पर देखते हैं, सेकंड गुज्जर प्रतिहार हो गया। गुज्जर प्रतिहार वंश के जो भी राजा थे वो संस्कृत के विद्वानों का, समझ लीजिएगा, संस्कृत के विद्वानों को वो संरक्षण देते थे, अपने राज दरबार में उनको स्थान देते थे, उन विद्वानों से कुछ ना कुछ लिखवाते रहते थे, और वो लिखी गई चीजें उन लोगों के लिए एक ट्रेजर, एक खजाना होता था। पाल वंश के लोगों की बात करें तो विश्व में सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में कुछ विश्वविद्यालयों का नाम भारत में है, जिसमें नालंदा एवं विक्रमशिला, तक्षशिला, लेकिन तक्षशिला की बात यहां नहीं की गई है। नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संरक्षकों में पाल वंश के शासकों का नाम आता है। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय जब ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ट्रिनिटी, इन सारी यूनिवर्सिटीज का धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा था, धीरे धीरे ये छोटे छोटे पौधों के रूप में अपने सीड से स्प्राउटिंग ले रहे थे, उस समय नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जो पढ़ाई का जो स्तर था, जो अध्ययन का जो स्तर था, वो चरम पे था। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात बता दूं कि वर्ल्ड से, दुनिया भर से, सारे दुनिया भर से जितने भी देश हैं, लगभग सारे देशों से स्कॉलर्स आते थे इंडिया में, भारत में पढ़ाई करने के लिए। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानते होंगे, विक्रमशिला जानते होंगे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानते होंगे। यहां पर चाणक्य की बात की जाएगी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के वो एक स्कॉलर थे और फिर वो उसी यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर हुए। लेकिन उस समय में उनके दृष्टिकोण से तक्षशिला का स्थान अभी भी, आज के समय में भी बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर है। लेकिन अभी क्या है, अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज विदेशों में भी आ गई। तो खैर, ये कहने की बात है कि नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल डायनेस्टी,
पाल वंश के जो भी राजा थे इनके संरक्षण में आते थे। और यहां पर शिक्षा का विस्तार देखिए, जब यूनिवर्सिटी को संरक्षण देंगे एक बहुत ही बड़े सम्राट पाल वंश, आप जानते हैं पाल वंश के सम्राटों में कोई 3 सम्राटों का नाम मैंने पहले पार्ट में यहां पर दिया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि गुज्जर, प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंशों के जो भी सम्राट हैं, जो भी इन लोगों के राजा मेन जो लोग हैं, उन लोगों के नाम आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि इन लोगों के मेन जो भी राजा थे, जो भी इन लोगों के मेन रूट राजा थे, वो लोग, उन लोगों का नाम क्या है। खैर, तो आप लोगों को बताया कि संस्कृत के विद्वानों के संरक्षक ये राष्ट्रकूट कह रहा है, सॉरी, ये गुज्जर प्रतिहार थे। और उसके बाद दूसरे पे आते हैं पाल वंश। नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संरक्षक ये पाल वंश के शासक थे। और तीसरे पर आता है राष्ट्रकूट। देखिए यहां पे राष्ट्रकूट है, तीसरे पे आते हैं राष्ट्रकूट। ये राष्ट्रकूट जो थे ना, काव्य, पोएट्री, काव्य एवं गणित, मैथमेटिक्स एवं जैनिज्म, जैन धर्म के ये संरक्षक थे। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं परिकल्पना क्या होता, व्हाट इफ क्या होता यदि यह संघर्ष नहीं हुआ होता, यदि ये तीनों वंश आपस में मिलजुल करके एक समझौते के तहत जो है अपने राज्य को विस्तृत किए होते। और उसकी परिकल्पना हम लोग सोचेंगे कि उस समय क्या हुआ होता कि अगर ये तीनों वंश आपस में मिलजुल करके और कन्नौज को अपना जो है ना एकदम सेंटर न मानते हुए पूरे देश में अपना अलग अलग पार्ट करके राज करते, और ऐसे में क्या होता, इसकी परिकल्पना आप लोगों को बताना है। इसका हाइपोथेसिस मैं आप लोगों के जिम्मे छोड़ता हूं, आप लोग इसका हाइपोथेसिस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थोड़ा सोचिए, क्योंकि ज्ञान जो है महासागर के जैसा है, जितनी ही डुबकी लगाओगे उतना ही अच्छा मोती, उतना ही अच्छा तुम जो है ना वो क्या कहते हैं मोती पाओगे। और ज्ञान जो है ना कभी भी समाप्त नहीं होता। किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आप तक वो टॉपिक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। इस चैनल पर आप लोगों के लिए मैं हमेशा रहूंगा। और ये चैनल आप लोगों का अपना, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। ये बेल आइकन को हिट करते रहिए, नोटिफिकेशंस आएंगी, और लाइक करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ, क्या हुआ होता अगर यहां पर यह संघर्ष ही नहीं हुआ होता, अगर यह कन्नौज ट्रिपार्टाइट नहीं हुआ होता तो क्या हुआ होता। फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ दिमाग में आ रहा है? देखिए मैंने यहां पे कैटेगराइज किया हुआ, यदि यह संघर्ष, यदि यह कन्नौज ट्रिपार्टाइट नहीं हुआ होता तो क्या होता। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि ये तीनों वंश, जो भी वंश इस ट्रिपार्टाइट में हिस्सा रहे, यहां देखिए मैंने एक सिंबलाइज करके बताया है, ये गुज्जर प्रतिहार है, ये पाल है, ये राष्ट्रकूट है। और कन्नौज के ऊपर इन तीनों ने अपना अपना राज बनाने के लिए, अपनी राजधानी बनाने के लिए लोगों ने क्या किया, कन्नौज को अपना जो है एक संघर्ष का मुद्दा बनाया। और कन्नौज पर राज करने वाला चक्रवर्ती होता था, आप लोगों को पहले भी बता दिया है। लेकिन यहां पर एक चीज देखना है, यदि यह संघर्ष नहीं हुआ होता तो शिक्षा के क्षेत्र में फर्स्ट पॉइंट यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत का कोई सानी नहीं होता, भारत की कोई तुलना नहीं होती। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यह संघर्ष हुआ ना, तो इन राजवंशों ने खुद को कमजोर किया, लोकप्रियता की पराकाष्ठा हो गई होती इंडिया में, भारत में। अभी भी ये अगर ऐसी चीजें हुई होती, त्रिकोणीय संघर्ष नहीं हुआ होता, तो इतिहास ही कुछ और होता। फ्रेंड्स, आप लोग सोच सकते हैं कि उस समय अगर 200 साल तक अगर ये संघर्ष नहीं चला होता, 200 साल का समय बहुत ज्यादा होता है, 200 साल तक अगर ये संघर्ष नहीं चला होता तो ये बताइए कि भारत की इकोनॉमी, मजबूत अर्थव्यवस्था, देखिए भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई होती। और इतना ज्यादा जो है ना ये इनका नुकसान भी तो बहुत हुआ ना। 200 साल मामूली होते हैं, 200 साल तक लड़ाई चली, इनको इकोनॉमिकली, इनके जो भी इनके सैनिक मरे, जो भी इनकी मेंटली प्रॉब्लम्स हुई, ये सब चीजें इनको नहीं हुई होती। लेकिन एक था ना चक्रवर्ती कहलाने की इच्छा, मैं चक्रवर्ती कहलाऊंगा, मेरा एकल साम्राज्य होगा, मैं इकलौता मालिक होऊंगा। तो ये अगर महत्वाकांक्षा नहीं होती
आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस पॉइंट तक पहुंचे तो फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये क्या है कि अगर चक्रवर्ती पद की महत्वाकांक्षा ही नहीं होती, अगर चक्रवर्ती कहलाना ही नहीं होता किसी को, तो क्या होता। देखिए, तो इसमें क्या होता, 200 साल की लड़ाई से बच जाते, 200 साल की लड़ाई से बच जाते। पुराने समय की जो भी संस्कृति, जो भी कल्चर, जो भी परंपराएं थी, वो परंपराएं अभी भी जीवंत रहती। संस्कृत के विद्वानों को संरक्षण, नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का भी और भी विस्तार, और एक चीज काव्य, पोएट्री और मैथमेटिक्स और जैनिज्म का ये संरक्षण देते थे, ये राष्ट्रकूट जो थे। तो ये तीनों अगर मिल जाते ना, तीनों अगर मिल जाते तो आपको मालूम है क्या होता, ये तीनों मिल जाते तो फिर भारत में सामाजिक एवं आर्थिक क्षति उतनी ज्यादा नहीं होती, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स बढ़ते, और ये जो इंटेलिजेंस है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान को और ज्यादा विस्तार मिलता और विश्व में भारत का नाम और ज्यादा होता। हालांकि ये एक हाइपोथेसिस है, ये एक परिकल्पना है, नहीं हुआ, लेकिन अगर हुआ होता तो इतिहास कुछ और हुआ होता। ये इतिहास जो है ना, हमें परिकल्पनाएं करने के लिए एक रास्ता देता है, एक विंडो देता है कि आप कल्पनाएं करिए, कल्पनाओं के सागर में गोते लगाइए और देखिए कि अगर ये नहीं हुआ होता तो एक तर्क निकालिए कि क्या हुआ होता अगर ये संघर्ष ही नहीं हुआ होता, यदि चक्रवर्ती पद की महत्वाकांक्षा ही नहीं हुई होती, तो फिर क्या होता। शक्तियां, जो भी पावर, ये बहुत पावरफुल थे, ये गुर्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट बहुत ही पावरफुल थे, इसीलिए कोई हार नहीं माना, 200 साल तक लड़ाई चली। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर इनकी शक्तियां बहुत ज्यादा थी, बहुत बाहुबल इनके अंदर था, तो ये अपने आप में ये छीड़ तो करते नहीं। तो क्या हुआ, इनकी शक्तियां छीड़ नहीं होती, अगर लड़ाई नहीं होता तो इनकी पावर जो है ना, एकदम पावरफुल ये रहते। और उसका फायदा ये होता ना फ्रेंड्स, देखो, विदेशी आक्रांताओं की हिम्मत नहीं होती, किसी भी गजनवी, गोरी या फिर बख्तियार खलजी जैसे आक्रांताओं की हिम्मत नहीं होती कि वो आकर के भारत पे हमला करे और भारत के जो भी धरोहर है, जो भी सांस्कृतिक पारंपरिक जो भी धरोहर है, उनको नुकसान पहुंचाए। नालंदा जैसी और विक्रमशिला जैसी महत्वपूर्ण शिक्षा के जगत की संस्थाओं को, शैक्षिक संस्थाओं को, विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। इस संघर्ष के होने से भारत और कमजोर हो गया फ्रेंड्स, विदेशी आक्रांताओं से बचाव हो जाता। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि अगर ये संघर्ष नहीं हुआ था तो ये तीनों अगर मिल जाते तो क्या होता, तीनों की शक्तियां एक हो जाती, और शक्तियां जब एक हो जाती फ्रेंड्स, तो मालूम है क्या होता, तो फिर ये विदेशी आक्रांता जो थे, विदेशी आक्रमणकारी, जो बर्बर, जो लुटेरे थे, वो लुटेरे भारत पर नजर नहीं लगा पाते, और फिर भारत अभी भी अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए, इतिहास कुछ और होता फ्रेंड्स, इतिहास कुछ और होता। आप लोगों को ये जानकर के हैरत होगी कि 200 साल तक ये संघर्ष चला, और 200 साल में आप लोगों को मालूम है कितना कमजोर ये तीनों हुए होंगे, अंदर अंदर कमजोर होते जा रहे हैं, बाहर से हम किसी से कम नहीं, ये कोई बात नहीं होती है। तो खैर, इन लोगों का ईगो था, इन लोगों की महत्वाकांक्षाएं थी, ये लोग अपने समय के हिसाब से सही थे, उस समय में इन लोगों के लिए यही सही था, लेकिन उसका परिणाम, उस संघर्ष के बाद भारत को झेलना पड़ा। विदेशी आक्रांता लगातार जो है ना भारत पर हमला करते गए, सोमनाथ मंदिर को लूट दिया, नालंदा विश्वविद्यालय को जला डाला, और कितना कितना है, आप लोग इतिहास पढ़िए, आप लोगों को सब ये पता चलेगा कि जितने भी ये विदेशी आक्रांता, जो भी नालंदा का जो लाइब्रेरी था, आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को मालूम भी होगा, इतना रिच लाइब्रेरी था कि उसको बख्तियार खलजी ने जब आग लगाया तो महीनों महीनों तक लाइब्रेरी चलती रही। क्यों? क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा जो है, क्या कहते हैं, ये वहां की लाइब्रेरी इतनी रिच थी। और अभी के समय में भारत जो है ना, ये अगर संघर्ष नहीं हुआ होता तो भारत अभी के समय में विश्व गुरु अभी भी होता। खैर, कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है क्योंकि भारत में ही पहले के समय में लोग आते थे पढ़ाई करने के लिए, और अभी भी भारत धीरे धीरे अपने आप को सशक्त कर रहा है, मजबूत कर रहा है, और उस क्षेत्र में भारत धीरे धीरे अग्रणी साबित होता जा रहा है, क्योंकि भारत के जो भी लोकप्रिय, जो भी शैक्षिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में आज भी इसी तरह की पढ़ाइयां हो रही हैं, और कोशिश ये है कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाया जाए। तो आज के इस कन्नौज ट्रिपार्टाइट के पार्ट 2 में फ्रेंड्स इतना ही। आपसे मैं जल्द ही मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।